हम जो है आज से हिंदी व्याकरण कक्षा 10वीं पाठ 1 से शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको पहले जो है क्षितिज का फर्स्ट चैप्टर उद्धव यानी सूरदास के पद से उद्धव तुम हो अति बड़भागी ये पढ़ाया था। लेकिन सबसे पहले हम व्याकरण पूरी कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास बुक नहीं होंगी। और मैंने ये भी समझाया था कि आपको एक लिंक भेज दिया था। एनसीईआरटी की बुक जो है कोई बड़ी बात नहीं होती है, एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करना, और लिंक मैं दोबारा फिर आपको सेंड कर दूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार एनसीईआरटी की बुक आपको डाउनलोड करनी है। और सबसे अच्छी बात है कि आप इस समय, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई ने भी मना कर दिया है कि आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे सकते, लेकिन हम ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, हम आपको वीडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्यूशन की तरह पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए सभी ग्रुपों का नाम भी मैंने चेंज कर दिया था, ट्यूशन ग्रुप लिख दिया था उनका, क्योंकि ट्यूशन के तरीके से ही पढ़ाया जाएगा। अब जो है उसी अनुसार चलेंगे ताकि आपका काम भी कुछ चलता रहे और ताकि आप आगे बढ़ें और कुछ सीखें। तो इसलिए हमने जो है उसको ट्यूशन ग्रुप जो है उसको बना दिया है, और अब ट्यूशन ही आपको हम पढ़ाएंगे, यानी कहने का मतलब हम ट्यूशन के तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हमें जो विशेष बातें क्या ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखना है। देखो, आपके घर, सबके घर टीवी है, एलईडी है, तो बहुत अच्छी बात है। आप माइक्रोकास्ट का एक छोटा सा मॉडेम आता है, वो एलईडी में लगा सकते हैं माइक्रोकास्ट का, और उस एलईडी के उसके माध्यम से आप मोबाइल पे जो आप क्लासेज की वीडियो देख रहे हैं वो आपको सीधा एलईडी पर आ जाएंगे। और जैसे ही, और जिसके पास एंड्रॉयड एलईडी है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीधा यूट्यूब लिंक भेजा, उसको उस पर सर्च करिए और चला लीजिए। यदि मोबाइल में कोई दिक्कत आ रही है तो आपके मोबाइल से पढ़ने में कोई दिक्कत आती है, क्योंकि मोबाइल बहुत छोटी स्क्रीन होती है और सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम होती है उसमें पढ़ने में। समस्या तो होती है, और उसमें क्योंकि काफ़ी शब्द जो है वो बहुत, अक्षर जो देख रहे होते हैं हम बहुत छोटे दिखाई देते हैं, या कुछ देर में हम देखते देखते उसमें बोर हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। जिज्ञासु कभी बोर नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जो चाहता है कि मुझे पढ़ना है, सीखना है, तो वो बोर नहीं होता है। वही बच्चे बोर होते हैं जो परिवार के दबाव में जो पढ़ना चाह रहे हैं, वो बच्चे बोरिंग होते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ना चाह रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों का तो के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। फिर भी आप प्रयास कीजिए और पढ़िए, क्योंकि ऐसा समय है, यदि आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करते रहे तो शायद आपको बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। और हम सबको पता है कि क्या नुकसान होगा। हम आगे, हमारी आदतें खराब हो जाएंगी पूरे दिन की, तो पूरा सिस्टम खराब होने वाला है। तो क्यों आप रेगुलर क्लासेस लेते रहे थे, स्कूल में जाते रहे थे, एक रूटीन था, और सारा रूटीन अब आपका लगभग खराब हो चुका है। तो अच्छी बात है, आधुनिक साधनों का प्रयोग कीजिए। लैपटॉप है, बहुत अच्छी बात है, वीडियोज़ को लैपटॉप में चलाइए। आपके पास एलईडी है तो माइक्रोकास्ट आता है, वो उसका प्रयोग कीजिए। और इस प्रकार का कोई भी साधन जो है आप प्रयोग कीजिए। सीधा मोबाइल से देखने में यदि आपको प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम होती ही है, ये हम सबको पता है। चलो छोड़िए, ये सब बातें थी जो मैं कुछ कहना चाह रहा था आपको। और क्योंकि आगे जो सिस्टम आने वाला है, पढ़ाई का सिस्टम आने वाला है, मुझे जो लग रहा है कि चलो ये तो एक वायरस है जो पूरे वर्ल्ड में जो फैल गया है, और जिसका प्रभाव जो है धीरे से समाप्त होने वाला भी नहीं है। और इसलिए हमारा ज़्यादातर समय जो है इन्हीं आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक साधनों पर जो है वो व्यतीत होने वाला है। और हमें क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना भी है और पढ़ना भी है, तो इन चीज़ों का प्रयोग करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो आज हम लैपटॉप, मोबाइल या टीवी आदि से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन विदेशों में तो काफ़ी समय से, कोरोना काल से पहले भी ऐसा ही होता था। जो क्लासेस थी बच्चे घर आकर ही देखते थे। तो ये था, ये सारी बातें हैं। और आगे भी बहुत सारे काम हैं अब, क्योंकि जैसे-जैसे इन साधनों का उपयोग लोग जानने लगे हैं, तो आगे भी जैसे ट्यूशन का काम है, या कोई हमें एक्स्ट्रा काम आपको अलग समझाना चाहते हैं कुछ, तो भी इन साधनों की ज़रूरत पड़ेगी। जिसका ठीक-ठाक हिसाब है, आर्थिक स्थिति ठीक-ठाक है, तो वो लैपटॉप का प्रयोग जो है आप कर सकते हैं। बाकी ये सुझाव है, कोई ज़रूरी नहीं है।
बाकी टीवी एलईडी का माध्यम प्रयोग कर सकते हैं। एंड्रॉयड एलईडी नहीं है तो एक 500-600 रुपये का, 400-500 रुपये का आता है माइक्रोकास्ट, वो उस पे लगा लीजिए, उसको सिस्टम बना लीजिए, उसका भी वो भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी अपनी स्क्रीन शेयर हो जाएगी, आपकी मोबाइल की स्क्रीन जो है टीवी पर दिखाई देने लग जाएगी। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको हम किसी न किसी प्रकार हल कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी बोर्ड की पढ़ाई है वो ऐसा नहीं है कि हर साल ऐसा ही होगा कि इस बार आप कुछ 10th के बच्चे जो है पास हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है आपको ऐसा अवसर मिले, तो कहीं आप किसी धोखे में रह जाओ। तो पढ़ाई, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम जिस भी क्लास में हैं उस कक्षा के पूरे सिलेबस को, पूरे सिस्टम को, पढ़ाई को ज़रूर देखें, अच्छी प्रकार से उस सारे सिलेबस को अच्छी प्रकार से कवर करें, ताकि आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपसे कुछ छूटा ना रहे। तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो विषय है हम उसी पे आ जाते हैं। आज हम व्याकरण जो है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं, और हमारा व्याकरण का जो प्रथम जो चैप्टर है, पहले तो हम सिलेबस देख लेते हैं हमारे पास आज व्याकरण का सिलेबस क्या है। हमारे व्याकरण में जो चैप्टर हैं वो 4 हैं। वाक्य, वाच्य, पद परिचय और रस। फिर इसमें हमारा जो रचनात्मक लेखन का काम रह जाता है, जैसे पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, अनुच्छेद लेखन भी आ जाता है निबंध लेखन की जगह पर। तो ये सिलेबस आएगा बाद में, तो ये सिलेबस जुलाई के आसपास हमारा सिलेबस आ जाएगा। तो उस सिलेबस के बाद देखेंगे कि यहाँ इस बार निबंध दिया है कि अनुच्छेद दिया है, तो उसी समय ये करेंगे। संदेश लेखन है, इस बार दिया था, पहले नहीं था, विज्ञापन लेखन ही आता था। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके इस बार जो दे रखी थी उसी अनुसार मैंने आपको दे दिया है। तो निबंध की जगह पर यहाँ पर अनुच्छेद लेखन दिया गया है, और विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन जो है मैंने यहाँ विज्ञापन लेखन के साथ ही दे रखा है, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर हमारी इस प्रकार रहेंगी। तो ये है, पहले वाक्य है। वाक्य आपने पढ़ा था 9th क्लास में अर्थ के आधार पर, जिसमें हमें आज्ञावाचक, कथनात्मक ये सब वाक्य जो है पढ़े थे, विधानवाचक ये सारे वाक्य पढ़े थे। तो वो अर्थ के आधार पर थे। इस बार है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर कैसे है वो हम चैप्टर में आएंगे तब देख लेंगे। वैसे तो रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होते हैं, लेकिन कौन से सरल, कौन से संयुक्त, कौन से मिश्र होते हैं वो हम चैप्टर में देख लेंगे। पहले हमें ये समझना है कि हमारे चैप्टर कौन कौन से लगते हैं। वाक्य, वाच्य, पद परिचय और रस, ये 4 चैप्टर हमें लगते हैं हमारे। और कोई भी व्याकरण यदि आपको मिलती है तो ठीक है, सरस्वती व्याकरण मिलती है तो वो अच्छी है। तो कोई भी व्याकरण मिलती है, लेकिन हमें जो है उस पुस्तक के अनुसार नहीं, आपको समझना है व्याकरण के इन पाठों को। और जो मैं पूरा का पूरा प्रयास करूँगा कि आपको एक-एक जो चैप्टर जो है व्याकरण का वो समझ में आ जाए। फिर आपको अपना प्रयास भी करना है, और उस बुक की मदद भी आप ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी हैं। ये था हमारा जो पाठ्यक्रम व्याकरण का क्या आएगा। तो अब हम आ जाते हैं वाक्य रचना के आधार पर। जैसा कि मैंने बताया है कि वाक्य रचना के आधार पर जो है वो 3 प्रकार का है, लेकिन पहले वाक्य क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम वाक्य देखते हैं किसके अनुसार बनता है। शब्दों के आधार पर वाक्य बनता है। तो शब्द किसके आधार पर बनता है? वर्णों के आधार पर। तो मैंने यही बताया, हम सूक्ष्म से लगते हैं कि शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह। वर्ण क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं। हम सबको पता है वर्ण क्या होते हैं। तो उनका सार्थक यानी अर्थ सहित और व्यवस्थित समूह जो है करना, वो वर्ण शब्द कहलाता है। जैसे कि अनुशासन शब्द ही है, हम वर्णों को जोड़कर अनुशासन शब्द हमने बना है। जैसे ए, न, उ, श, उसमें आ की मात्रा भी लगी है, फिर दंती स है, फिर स के अंदर ए भी है, न के प्लस ए भी है। तो ये स्वर और व्यंजन मिलके जो है एक व्यवस्थित समूह बनाना ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो इसका ज्ञान हम सबको है। फिर वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है। देखो, शब्द क्या है? वर्णों का। और वाक्य क्या है? शब्दों का। तो जब भी कोई वाक्य बनता है, जैसे मैं घर जा रहा हूँ या मैं पाठ पढ़ रहा हूँ, ये क्या एक वाक्य है? ये क्या है? जब शब्दों का एक व्यवस्थित सही तरीका है, सही ढंग पे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो वही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। और जो शब्द वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त हो गए, जो शब्द वाक्य में प्रयोग हो गए, अब वो पद कहलाते हैं। कोई भी शब्द है, जैसे कोई भी उदाहरण ले लेते हैं। छात्र कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। छात्र कक्षा में
छात्र कक्षा में ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं। हमारे पास ये शब्द हो गए। ये सारे शब्द क्या है, अब पद कहलाएंगे। जैसे ही शब्द वाक्य में आ जाते हैं तो उनका नाम बदल जाता है, वो होता है पद। क्यों पद होता है? क्योंकि या तो कोई तो संज्ञा होता है, कोई सर्वनाम हो सकता है, कोई विशेषण हो सकता है, कोई क्रिया हो सकती है, कोई अव्यय हो सकता है। तो वाक्य में जब प्रयुक्त शब्द है वो कोई न कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय में से कोई न कोई है, जिनके कोई स्त्रीलिंग है, कोई पुल्लिंग है, कोई एकवचन है, कोई बहुवचन है, कारक है, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि कारक हैं। तो इनकी पहचान हो जाती है। साधारणतः हम एक तरीके से समझते हैं, जैसे परिवार में माता, पिता, पुत्र, पुत्री या भाई, दादी, ये सब हैं। तो ये सब क्या है, ये एक परिवार है, यानी एक वाक्य है। वाक्य के अंतर्गत सारे शब्द क्या है, उस परिवार के सदस्य हैं। अब कोई पुत्र है, पुत्री है, यानी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। पुत्र या पुत्री दो या एक हो सकते हैं, एक वचन या बहुवचन में भी हो सकते हैं। और उनकी विशेषताएं हो सकती हैं, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, वो सारे उनके विशेषण भी हो सकते हैं। वो संज्ञा पद हो सकते हैं या उनके जगह पर सर्वनाम पद वह, यह, ये, वे, ये सब प्रयोग हो सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे परिवार में विभिन्न सदस्यों की अपनी अपनी पहचान होती है, वैसे ही वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द हैं वो पद होते हैं और उनकी अपनी अपनी पहचान होती है। यानी कोई पुल्लिंग होता है, कोई स्त्रीलिंग होता है, कोई संज्ञा पद होता है, कोई सर्वनाम होता है, कोई विशेषण होता है, कोई क्रिया होता है। जैसे जाता है, वाक्य में प्रयोग हो गया जाता है, तो जाता क्या है, क्रिया है। और जैसे काला घोड़ा, घोड़े की विशेषता क्या है, काला, काला क्या है, विशेषण है। इस प्रकार घोड़ा क्या है, घोड़ा हमारा संज्ञा पद है। वह गीत गा रही, तो वह क्या है, हमारा सर्वनाम पद है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, आपको ये समझना है कि वाक्य में जो प्रयोग हो गए शब्द, वो शब्द नहीं रहते हैं। जैसे ही वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं तो उनका नाम हो जाता है पद, और पदों की अपनी पहचान होती है। वही हमारा क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। तो ये पद क्या होता है, पद परिचय क्या होता है, तो ये हमारा जो है तीसरा चैप्टर भी है पद परिचय, उसमें जाएंगे तब ये बातें सीख लेंगे। तो ये है, अब है हम जाएंगे वाक्य पर, कि वाक्य क्या है, शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह है, क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य की परिभाषा यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने दी है, और वाक्य की परिभाषा वहां आ भी गई थी कि शब्दों का वह व्यवस्थित समूह है जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने में समर्थ है। देखो, शब्दों को हम ऐसे वैसे यानी आगे पीछे कहीं भी कर दे तो क्या हो जाएगा, व्यवस्थित समूह नहीं रहेगा, फिर वो वाक्य भी नहीं कहलाएगा। सबसे पहली बात यह है, जैसे छात्र मैदान में खेल रहे हैं, मैदान खेल रहे हैं छात्र, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि मैदान खेल रहे हैं, मैदान कोई खेलने की चीज थोड़ी है। यानी शब्दों का जब हम व्यवस्थित समूह रखते हैं, यानी बिल्कुल अपना अर्थ को स्पष्ट करने में जब समर्थ होते हैं, वही वाक्य होता है। और फिर दूसरी बात करें कि शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकता है, यानी दूसरों को अपने विचार दे भी सकता है, दूसरों से उनसे उनके विचार ले भी सकता है, वही वाक्य कहलाता है। तो वाक्य की दो परिभाषाएं मैंने यहाँ दे दी हैं। हमें समझना है कि वाक्य क्या होता है, शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने में बिल्कुल समर्थ होता है, वही वाक्य कहलाता है। आप समझ गए होंगे, ऐसा है। अब हम जाते हैं वाक्य के भेद पर। तो वाक्य के दो भेद हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब आपने अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ चुके हो। अब हम आ जाते हैं जो आपके 10वीं कक्षा में जो आपके विशेष रूप से लगता है अर्थ के आधार पर, नहीं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर आपने पहले पढ़ लिया। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 भेद हो जाते हैं। सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य, जितने भी हम एक क्रिया से संपन्न होने वाले वाक्य हैं वो साधारण वाक्य हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, केवल पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये सरल वाक्य है, जितने भी सारे एक क्रिया से संपन्न होने वाले। संयुक्त वाक्य दूसरा भेद है, जो दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ और निबंध लिख रहा हूँ, मैं दो काम कर रहा हूँ, मैं पुस्तक भी पढ़ रहा हूँ और निबंध लिख रहा हूँ, या निबंध के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ, और से दो वाक्यों को जोड़ दिया गया और एक वाक्य में प्रयोग कर दिया गया, वो वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। बाकी इसके संयुक्त वाक्य आएगा, उसके अनुसार
अब मिश्र वाक्य आ जाता है तीसरा। जब हम किसी वाक्य को एक ही वाक्य में किसी 2 या 3 क्रियाओं को एक ही वाक्य में मिश्रित कर दें, मिला दें, वो मिश्र वाक्य होता है। और इसमें कोमे का प्रयोग हो जाता है, की का, क्योंकि का प्रयोग हो जाता है। तो ये वाक्य हैं, तो ये समझ लेंगे हम किस प्रकार मिश्र वाक्य बनेंगे। तो 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। दोबारा समझ लीजिए, सरल वाक्य या साधारण वाक्य एक ही क्रिया से संपन्न होने वाले हैं। संयुक्त वाक्य 2 स्वतंत्र क्रियाओं के होते हैं। मिश्र वाक्य एक ही वाक्य में 2 या 3 क्रियाओं को मिला दिया जाता है, मिश्रित किया जाता है, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। अब हम जाते हैं कि सबसे पहले हम चले जाते हैं कौन से वाक्य में, सरल वाक्य में। जैसा कि मैंने बताया था कि एक ही कर्ता के द्वारा जब क्रिया संपन्न होती है तो वही क्या है, साधारण वाक्य होता है या सरल वाक्य होता है। जिस वाक्य में क्रिया केवल एक ही हो और कर्ता भी एक ही हो, वैसे 2 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्ता तो एक ही होता है कार्य को करने वाला, तो वह क्या कहलाता है, साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं पाठ याद कर रहा हूँ, वह खाना खा रहा है, छात्र मैदान में खेल रहे हैं, भारत महामारी से लड़ रहा है, छात्र मैदान में खेल रहे हैं, हम सब नृत्य कर रहे हैं, आदि बहुत सारे वाक्य जो है क्या है, सरल वाक्य में बन जाते हैं। जैसे आप सब ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, सारे सरल वाक्य। एक ही क्रिया का आप कर रहे हो तब तक आप क्या हो, साधारण वाक्य में हो, सरल वाक्य में हो। जैसे मैं निबंध लिख रहा हूँ, छात्र निबंध लिख रहे हैं, या गीता पाठ याद कर रही है। इस प्रकार के जितने भी वाक्य हैं, जैसे सन 1947 में भारत देश आजाद हुआ, ये सब क्या हैं, ये जितने भी वाक्य हैं, केवल एक ही क्रिया के बाद पूर्ण विराम आ जाता है, संपन्न हो जाते हैं, क्रिया उसमें दूसरी नहीं होती है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं। हम जैसे ही संयुक्त वाक्य में जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि सरल वाक्य सारे कौन कौन से होते हैं। सारे वही सरल वाक्य होते हैं जिसमें और, अथवा, लेकिन, पर, परंतु, तथा, किंतु, क्योंकि, की, चूंकि आदि का प्रयोग नहीं होता है। वो सारे के सारे, यानी जिसमें दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए संयोजक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, ये ध्यान रखना, वो सारे के सारे सरल वाक्य हैं। जैसे और का प्रयोग कर दिया जाए और 2 वाक्यों को एक ही वाक्य में जोड़ दिया जाए। जैसे मैं घर पहुंचूंगा और अपना कार्य पूर्ण करूंगा। अब 2 कार्य हो गए, पहले मैं घर पहुंचूंगा फिर अपना कार्य करूंगा। तो इस 2 क्रियाओं के को हम जो है संयुक्त में लेके जाएंगे। तो हम संयुक्त को समझ लेते हैं कि संयुक्त वाक्य क्या है। बड़ा सरल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य। यहाँ स्वतंत्र शब्द को समझना, क्या है स्वतंत्र शब्द, जब एक वाक्य ही अपने अर्थ को पूर्ण तरह से प्रकट कर दे, यानी उसको किसी दूसरे वाक्य की जरूरत ही ना हो, वो स्वतंत्र है, पूर्ण है। और फिर एक वाक्य और दूसरा भी जोड़ दिया जाए, वो भी अपना अर्थ पूर्ण प्रकट करता है। तो दोनों वाक्यों को जब हम किसी संयोजक, किसी योजक शब्द से जोड़ दें, वही वाक्य जो है संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त का अर्थ होता है मिलान करना, मिलाना, 2 वाक्यों को मिलाना। 2 वाक्यों को मिलाना किससे, योजक शब्द से। योजक शब्द कौन से होते हैं, जैसे लिखा है मैंने यहाँ पर, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, एवं, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं आदि शब्द जो है, तो नहीं आदि शब्द जो है बहुत सारे प्रयोग होते हैं जो हम 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना कि दोनों ही वाक्य पूरे होते हैं, यानी पहले वाक्य के आधार पर दूसरा वाक्य नहीं बनता, दोनों क्रियाएं पूर्ण होती हैं, तभी हम जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, वह सुबह बाहर गया, ये अपना अर्थ पूरा प्रकट करता है। श्याम शाम को यहाँ घर लौट आया, तो शाम को घर लौट आया, तो इसका मतलब क्या है, वह सुबह बाहर गया और शाम को घर लौट आया। अब इस दोनों शब्दों में शाम को घर लौट आया, ये भी वाक्य पूरा है, और वह सुबह बाहर गया, ये भी वाक्य पूरा है। इन दोनों को हमने किससे जोड़ दिया है, और से जोड़ दिया है। और क्या है, हमारा योजक शब्द है। अब इस और से जोड़ा गया है, तो इसीलिए ये क्या है, संयुक्त वाक्य है।
ध्यान से समझना, दोनों ही अपनी बात को पूरी तरह से प्रकट कर रहे हैं, यानी कंप्लीट कर रहे हैं। और फिर और से दोनों को जोड़ दिया गया है, दो काम हो गए, दो क्रियाएं हो गई, गया आया, दो क्रियाएं हो गई, दोनों क्रियाओं को और से जोड़ा गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये संयुक्त है, ये सरल नहीं है। वह सुबह बाहर गया, ये सरल वाक्य है। शाम को घर लौट आया, ये भी सरल वाक्य है। दोनों सरल वाक्यों को और से, किंतु से, परंतु से, अथवा से, लेकिन से, इनसे जोड़ा जाता है। और जब इनसे जोड़ दिया जाता है तो वो तुरंत क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है। मैं आया और वह चला गया। मैं आया था इसलिए वह चला गया। यदि और की जगह पर इसलिए प्रयोग करना है तो मैं आया पूरी बात है, वह चला गया ये भी पूरी बात है, दोनों को और से जोड़ दिया गया, दोनों स्वतंत्र उपवाक्य है। उपवाक्य शब्द समझ लेना, जब दो वाक्य एक साथ एक ही वाक्य में लिए जाते हैं तो दोनों वाक्य होते हैं। एक प्रधान वाक्य होता है, एक उस पे आश्रित वाक्य होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही वाक्य प्रधान वाक्य होते हैं। ये ध्यान रखना, मुख्य होते हैं, दोनों ही मुख्य होते हैं। क्योंकि आश्रित उपवाक्य होता है मिश्र वाक्य में, जो हम नेक्स्ट में जाएंगे। पहले के सारे दूसरा वाक्य बनता है, लेकिन यहाँ पर किसी के सारे कोई वाक्य नहीं बना, दोनों ही पूर्ण होते हैं। तुम अपना पाठ याद करो और मैं खेलने जाता हूँ। मैं खेलने जाता हूँ, तुम अपना पाठ याद करो, ये दोनों ही बातें पूरी हैं और के द्वारा जोड़ी गई हैं, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। राम प्रथम आया और खुश होकर नाचने लगा। राम प्रथम आया इसलिए खुश होकर नाचने लगा, इसको ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी और की जगह इसलिए भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये संयुक्त वाक्य में हमें बदलना है। मैं घर पहुंचा पर वह नहीं था, परंतु वह नहीं था, तो पर के द्वारा प्रयोग किया गया। आप बहुत समझदार हैं इसलिए आपसे पूछा। आपको बहुत समझाने का प्रयास किया फिर भी वह नहीं माना। ये दो फिर भी, इसलिए, पर और ये सब क्या है, योजक शब्द है, और इनसे दो क्रियाओं को जोड़ा गया है, तो ये क्या है, हमारे संयुक्त वाक्य हैं। बस इतना ही हमें समझना है। और जैसे राम और श्याम अपना कार्य कर रहे हैं, ये वाक्य राम और श्याम अपना कार्य कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये संयुक्त वाक्य नहीं है, ये सरल वाक्य है। ये सरल वाक्य है। अब आप कह सकते हो कि राम और श्याम अपना कार्य कर रहे, कार्य एक ही कर रहे, क्रिया एक ही हो रही है राम और श्याम की, तो इसका मतलब क्या है, या एक ही क्रिया, तो ये सरल वाक्य संयुक्त नहीं है। लेकिन और का प्रयोग करके मैंने यहाँ समझाना चाहा है, कहीं आप इसको संयुक्त वाक्य ना मान लो, क्योंकि दो व्यक्ति हैं ये दो क्रियाएं नहीं है, दो व्यक्ति हैं, दो वस्तु हैं। जैसे इसमें दो पुस्तक है, गीता और रामायण। गीता और रामायण उठाकर ले आओ, गीता और रामायण उठाकर ले आओ, क्रिया एक ही है, दोनों को उठाकर ले लाना है। अब ना पढ़ना है ना लिखना है उनमें, केवल उठा कर लाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सरल वाक्य हो जाएगा, ना कि संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य मैंने इसलिए दिया यहाँ पर समझाने के लिए, कहीं आप हर और को संयुक्त वाक्य समझ लो। दो व्यक्ति, दो वस्तु के बीच में यदि और का ना प्रयोग किया गया है तो वहां पर सरल वाक्य ही रहेगा, ना कि वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। तो ये संयुक्त वाक्य है, दो क्रियाएं हैं, इसमें बहुत सारे वाक्य लिए जा सकते हैं। जैसे छात्र मैदान में खेल रहे थे और खुश होकर नाच रहे थे। मैं घर चला गया पर मोहन वहां नहीं था, पर शब्द का प्रयोग कर दिया मैंने। मैं घर चला गया, ये वाक्य पूर्ण है। मोहन वहां नहीं था, ये भी वाक्य पूर्ण है। पर से मैंने दोनों को जोड़ा है, तो ये संयुक्त वाक्य है। जैसे बहुत सारे व्यक्तियों ने खाना खाया और परंतु सभी अपने अपने घर नहीं गए। मैंने कोई भी अटपटा सा वाक्य बनाया, लेकिन मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि परंतु से दोनों वाक्यों को कैसे जोड़ा गया। आप बहुत होशियार हैं फिर भी इतना पढ़ रहे हैं। आप बहुत होशियार हैं फिर भी, होशियार हैं, आप बहुत होशियार हैं, एक बात पूरी है। इतना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे भी वाक्य स्वतंत्र है, पूर्ण है, फिर भी से मैंने जोड़ा है, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। आशा कि आप इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और मैंने जो योजक शब्द है जिनके कारण ये संयुक्त वाक्य बने हैं, मैंने उनके नीचे अंडरलाइन कर दी है, तो आपको ये समझना है कि किस प्रकार ये संयुक्त वाक्य है।
अब आ जाते हैं हम मिश्र वाक्य पे। तो मिश्र वाक्य का अर्थ मिश्रित होता है, मिलाना होता है और मिश्रित करना होता है। इसमें एक वाक्य, एक से अधिक वाक्य होंगे, किंतु एक प्रधान होगा जिसके आधार पर दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा, यानी उसके सहारे दूसरा वाक्य बना होगा। जैसे ही मैंने खाना खाया, अब इसके आधार पर कोई एक वाक्य और बनेगा। जैसे ही मैंने खाना खाया तभी, अब जैसे ही खाना खाया तभी कुछ हुआ। इसमें पहले वाक्य के आधार पर बात पूरी होगी, दूसरा उपवाक्य जो है उसके आधार पर बनेगा। तो यही बात हमें समझनी है यहाँ पर कि जो है दूसरे, उसके आधार पर जो दूसरा उपवाक्य बनेगा वही आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। देखो, थोड़ा सा समझ लो कि पहला जो वाक्य है वो बनेगा ही ऐसे कि वो पहली बात पूरी हो गई ही नहीं, उसके बाद ही वो जैसा ऐसा लगेगा यदि हम उस वाक्य को बीच में छोड़ देंगे तो जैसे उससे आगे बात तभी कंप्लीट होगी, कोई भी क्रिया तभी कंप्लीट होगी जब हम उसको पूरा कर लेंगे। जैसे ज्यों ही मैं घर पहुंचा, ज्यों ही मैं घर पहुंचा, ये वाक्य नहीं हो सकता पूरा, क्योंकि उसके बाद कोई न कोई घटना जरूर घटी, कुछ न कुछ काम हुआ। ज्यों ही मैं घर पहुंचा, पिताजी घर से बाहर जा चुके थे, कोई भी काम हुआ, जो ज्यों ही मैं घर पहुंचा मोहन वहां नहीं था। जैसे भी, यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जब कोई वाक्य, पहला जो वाक्य है उसके आधार पर दूसरे वाक्य की जरूरत पड़ती है, यानी उसको बनाना ही बनाना पड़ेगा हमें, तो वो मिश्र वाक्य होता है। कौन से शब्द हैं जिनके जो हमें पहचान बताते हैं कि ये मिश्र वाक्य है? ये लिख रखा है, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि हैं। ये बहुत सारे वाक्य हैं। जो जो वह लड़का है, जो वह लड़का है, वह क्या है, उसके बारे में हमें बताना ही बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब आगे जो क्रिया आएगी वो क्या आ जाएगी, उसके आधार पर आएगी, पहले वाक्य के आधार पर आएगी। तो आश्रित उपवाक्य वो होगा, उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? आश्रित उपवाक्य कहेंगे। जो पहले वाक्य के प्रधान मुख्य वाक्य के आधार पर दूसरा वाक्य बनता है वो क्या कहलाता है? आश्रित वाक्य कहलाता है। और जिसमें आश्रित उपवाक्य होगा वही हमारा क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। जैसे वह सफल वही होता है, कौन होता है? जो परिश्रम करता है। पहले वाक्य के आधार पर बना है जो परिश्रम करता है, दूसरा वाक्य। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर मिश्र वाक्य है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि, क्या विश्वास है? आगे कोई भी बात है, हमें यहीं से पता लग जाता है कि ये मिश्र वाक्य है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि, क्या विश्वास है? कि भारत की कोरोना पर जीत होगी। राम जैसे ही घर से निकला, क्या हुआ? बारिश होने लगी या कोई आंधी आ गई, कोई तूफान आ गया। राम जैसे ही घर से निकला, एक क्रिया हो गई, घर से निकला। अब बाकी क्या हुआ? वो आगे वाली आश्रित, उसके सहारे कोई भी घटना घटी, तो वो क्या होता है? हमारा मिश्र वाक्य होता है। देखो, हम संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य को जोड़ रहे थे, दोनों ही पूरे थे। हम और, तथा, लेकिन, पर, परंतु, किंतु आदि से जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ हम जोड़ नहीं रहे हैं। हम पहली घटना को लिख रहे हैं और उस घटना के आधार पर दूसरी बात कह रहे हैं। जैसे सूरज निकला, सूरज निकला, कुछ हुआ। जैसे ही सूरज निकला, अंधेरा समाप्त हो गया। ये क्या है? हमें पहला वाक्य ये बता देता है कि उसको जरूरत है आगे उपवाक्य की। और जब हमें दिखाई देता है, जब हम ये सब देखते हैं, तो वहां हमें तुरंत पता लग जाता है कि हम किस में है? मिश्र वाक्य में हम समझा रहे हैं आपको। अभिषेक जब चला गया तब मैं घर वापस लौटा। अभिषेक जब चला गया, जब चला गया तो क्या हुआ? मैं घर वापस लौटा या कोई बात हुई, जो भी हुआ, तो वो किसके आधार पर हुआ? अभिषेक जब घर चला गया, उसके आधार पर दूसरी बात पूरी हुई है, दूसरे वाक्य में दूसरी क्रिया जो है वो पूर्ण हुई है। तो इसी से हम समझ जाते हैं कि ये क्या है? मिश्र वाक्य है। कुछ और उदाहरण हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। जैसे कुछ उदाहरण इसमें क्योंकि से होता है। तो यदि क्योंकि और इसलिए से शुरू हो जाता है कोई भी वाक्य, तो वहां पर हम समझ लेंगे कि ये मिश्र वाक्य है। आप ये ध्यान रखना, अब कुछ बातें हैं। जो ही मैं आपके पास पहुंचा,
ज्यों ही मैं आपके पास पहुंचा, तो वहां पर जैसे ही मैं आपके पास पहुंचा तो कुछ हुआ, तभी बस निकल गई। तो ये क्या है? पहले वाक्य के आधार पर दूसरा बना है, क्योंकि आप होशियार हैं, क्योंकि आप होशियार हैं, तो इसलिए आपसे कहा। इसलिए शब्द संयुक्त वाक्य में भी आता है, लेकिन आपको इसलिए नहीं देखना क्योंकि आप होशियार हैं, तो इसका मतलब कोई बात है। जो आपके पास पुस्तक है, जो आपके पास पुस्तक है, वो किसकी है या वो कैसी है, ये बात है। वह मेरी है या किसकी है, ये पहले के आधार पर दूसरा उपवाक्य बना है, तो ये मिश्र वाक्य है। चूंकि पिछले दिनों में मैं पढ़ा नहीं, इसलिए असफल रहा। चूंकि पिछले दिनों में मैं पढ़ा नहीं, इसलिए असफल रहा। पढ़ा नहीं क्या हुआ? नहीं पढ़ा तो क्या हुआ? तो इसलिए पहले के आधार पर दूसरा उपवाक्य बना है। मैं जानता हूं कि आप, क्या जानता हूं? कि आप अपना कार्य समय पर पूरा कर लेंगे। जितना आप जानते हैं, उस जितना आप जानते हैं, कितना जानते हैं, उससे अधिक तो मैं जानता हूं। तो ये बात यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए, ये भी ध्यान रखना, इसमें ज्यादातर कुछ वाक्यों में ये प्रयोग हुआ है, अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, तो इससे हम समझ जाते हैं कि मिश्र वाक्य में ही अल्प विराम का प्रयोग होता है, ना कि संयुक्त वाक्य में होता है। तो ये भी इसकी कोई पहचान होती है कि जिससे हम समझ जाते हैं कि ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि मिश्र वाक्य में ही अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। जैसा आपने कहा था, कैसा आपने किया था, कहा था, तो उसके आधार पर दूसरा वाक्य बना, तो आश्रित उपवाक्य है, मैंने वैसा ही किया, ये आश्रित उपवाक्य है। तो इसका मतलब क्या है? पहले वाक्य के आधार पर दूसरा वाक्य बना है, और यदि आधारित वाक्य बनता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है। और वही किस में आता है? मिश्र वाक्य में आता है। बस मिश्र वाक्य की बात यही है। सरल वाक्य में केवल एक ही क्रिया के सिंपल वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में और, तथा, पर, परंतु, लेकिन, किंतु आदि जो शब्द मैंने ऊपर दिए हैं, दो स्वतंत्र क्रियाओं को जोड़ा जाता है। मिश्र वाक्य में पहले वाक्य के आधार पर दूसरा वाक्य बना होता है, आश्रित उपवाक्य बना होता है। तो बहुत सारे उदाहरण, जैसा कि मैं उदाहरण दे देता हूँ, मिश्र वाक्य के कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं? हम सोचे तो बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे ही मैं लिखने लगा तभी श्याम वहां आ गया, जैसे ही मैं कार्य करने लगा तभी कुछ घटना घट गई। तो ये सब क्या होते हैं? मिश्र वाक्य में होते हैं। तो यही ध्यान रखना है। अब आप, जो श्याम कर सकता है, जो श्याम कर सकता है, यानी वह कोई दूसरा नहीं कर सकता, या वह दूसरा भी कर सकता है। यानी हमें क्या देखना है? हमें यही देखना है कि पहला जो वाक्य है वो अधूरा रह गया है, और अधूरा रह गया तो उसको पूरा करने के लिए अन्य वाक्य की जरूरत पड़ती है। तो ये किस में होता है? ये मिश्र वाक्य में होता है, ना कि संयुक्त वाक्य में होता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, वाक्य पूरा है, सरल वाक्य है, और अपना कार्य पूर्ण कर रहा हूँ, अपना कार्य पूर्ण करूंगा, और अपना कार्य पूर्ण करूंगा। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसको जरूरत नहीं है किसी और वाक्य की, ये पूरा है, लेकिन और लगा के एक बात और, एक क्रिया और कर दी इसमें पूरी। तो इसका मतलब क्या है? संयुक्त है। जबकि मिश्र वाक्य में, जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था, जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था तो कुछ हो रहा था। तो जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था तो अपना कार्य याद कर रहा था या पूर्ण कर रहा था, जो भी है। हमें पहले वाक्य से ही पता लग जाएगा कि इसको दूसरे वाक्य की जरूरत है, और ये क्या है? आधारित आश्रित उपवाक्य की आवश्यकता है। तो तुरंत वहां पर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। आप जानते हैं कि, क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि मैं आपका कार्य नहीं करूंगा, या मैं आपका कार्य पूर्ण करूंगा। कोई भी है, आप जानते हैं कि, इससे स्पष्ट हो जाता है कि अभी कुछ बात जो है वो पूरी होनी है, जो इसके आधार पर होनी है। तो इसलिए वहां पर क्या है? आधार का मतलब आश्रित, आश्रित का मतलब सहारे। जब सहारे कोई क्रिया पूर्ण होती है, किसी पहले वाक्य के सहारे दूसरे वाक्य की क्रिया पूर्ण होती है, तो वहां पर मिश्र वाक्य है। बस बार बार ये समझा रहा हूँ क्योंकि 4 नंबर का आता है हमारा, और छोटी सी बात है, कुछ भी नहीं है। एक ही क्रिया से संपन्न होने वाले सारे सरल वाक्य हैं, और जिसमें और, तथा, लेकिन, पर, परंतु दो स्वतंत्र उपवाक्यों का, स्वतंत्र का अभिप्राय हम समझ जाना चाहिए कि जिसमें दोनों में क्रियाएं पूर्ण होती हैं, और दोनों को ही हम जब मिलाकर एक ही वाक्य में पूर्ण कर देते हैं,
और, तथा, पर, परंतु, किंतु, इसलिए और बहुत सारे शब्द हैं, वा, अथवा, ये शब्द हैं। मैंने वहाँ लिख कर भी दे दिए, आपको बता भी दे दिए हैं। तो उनसे यदि जोड़कर जब दो स्वतंत्र उपवाक्यों को एक वाक्य में लिखा जाता है, दो क्रियाओं को, तो वहाँ पर संयुक्त होता है। और जब पहले वाक्य के आधार पर दूसरा वाक्य बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, मिश्र वाक्य होता है। जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा, घंटी बज चुकी थी। जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा, तो क्या हुआ, कोई घटना घटी, तो वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। जब मैं घर पहुंचा, तभी कोई आंधी आ गई, तूफान हो गई, या श्याम था या मोहन था, कुछ भी आगे वाक्य को जोड़ने के लिए उसको आगे पूरा किया जाता है। तो इसी बात से हमें स्पष्ट समझ जाना चाहिए कि वो मिश्र वाक्य है। 3 बातें हैं, ध्यान रखना। अगली क्लास में मैं बहुत सारे उदाहरण जो है वो मैं समझाऊंगा आपको, आपके सामने बहुत सारे उदाहरण रखूंगा, उनको समझना है। उससे पहले मैं उनकी पीडीएफ भेज दूंगा, तो उनको समझना है आपने कि वो उदाहरण कैसे हैं, वो सरल के हैं, संयुक्त के हैं, मिश्र के हैं। ये देखना है, बड़ा सरल सा चैप्टर है व्याकरण का। वाक्य रचना के आधार पर जिस वाक्य क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया कि शब्दों का सार्थक समूह है, यानी जिनका अर्थ निकलता हो और व्यवस्थित हो, वही क्या है, वाक्य कहलाता है। तो वाक्य के 2 भेद हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर 3 कौन-कौन से, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तीनों को मैंने समझा दिया कि एक ही क्रिया से संपन्न होने वाले वाक्य साधारण वाक्य हैं या सरल वाक्य हैं। जो 2 क्रियाओं वाले वाक्य हैं, दोनों ही स्वतंत्र हैं, 2 वाक्यों को जोड़ा गया है और, तथा, लेकिन, पर, परंतु आदि से, तो संयुक्त वाक्य हैं। मिश्र वाक्य जो पहला वाक्य जो अपने अर्थ को पूर्ण तरह से प्रकट नहीं करता है, उसके सहारे आश्रित वाक्य बनता है, तो क्या है, मिश्र वाक्य होता है। और बहुत सारे उदाहरण मैंने मिश्र वाक्य के आपको दे दिए हैं, और बहुत सारे वाक्य आपको लिखित माध्यम से भी समझा दिए जाएंगे। तो आप इसको यहाँ तक अच्छे प्रकार से समझिए, पढ़िए, कोई मुश्किल नहीं है। आप ध्यान से एक बार इसको समझ लीजिए, दोबारा यदि नहीं समझ में आता फिर इसको वीडियो को फिर प्ले कर लीजिए। और ज़्यादातर मैंने पावर पॉइंट से बड़ी बड़ी स्लाइड बना के आपको दिखाने का प्रयास किया है। आप उसी को लिख भी सकते हैं, बाकी मैं पीडीएफ भेजूंगा, वो भी आप वैसे का वैसा नोट कर सकते हैं। ओके।